गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आज ये प्रैक्टिस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ही। ठीक है, 21 से लेकर 50 तक कल प्रैक्टिस करी थी। अब 50 से लेकर इसमें हम देखेंगे 80 तक। ठीक है, यानी 30 प्रश्न होंगे, उसके बाद 20 फिर 100 कवर हो जाएंगे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि क्या आंसर हो सकता है उसका। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, आरओ मेंस के लिए, और यूपी टीजीटी भी हो रहा है कई सालों में, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है, अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? किसको मिला है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, नितिन गडकरी जी। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। पुरस्कार की स्थापना जो है काफ़ी पहले ही हो चुकी है, 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। काफ़ी कम अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए ताकि सभी लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सकें। देखिए, यह जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को दिया जाता है। तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है ये। और 42वीं प्राप्तकर्ता की बात करें तो सुधा मूर्ति, 43वें नितिन गडकरी। नेक्स्ट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्माण डिजाइन किस फिल्म को मिला है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्माण डिजाइन फिल्म जिस फिल्म को मिला है उस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। देखिए, 2018 एवरीवन इज अ हीरो फिल्म ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्माण डिजाइन का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म 2018 की केरल की बाढ़ पर आधारित है, जो आपदा के दौरान व्यक्ति और समुदायों के वीरतापूर्ण प्रयासों को दर्शाती है। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ संपादन यानी बेस्ट एडिटिंग किस फिल्म को दिया गया है? बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया गया है इनमें से पुक्कलम को। ठीक है, पुक्कलम जो कि एक मलयालम फिल्म है, ये है इसका आंसर। देखिए, पुक्कलम एक मलयालम फिल्म है जिसने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ संपादन यानी बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न भी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? यानी बेस्ट डायलॉग राइटर। बेस्ट डायलॉग राइटर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है दीपक किंगरानी को। ठीक है, और पिक्चर का नाम क्या है? सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये मूवी सिनेमा हॉल में नहीं रिलीज़ हुई थी, ओटीटी पर रिलीज़ हुई थी। मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी हैं। ठीक है, जी एप्लीकेशन पर रिलीज़ हुई थी ये। तो दीपक किंगरानी को फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के संवाद लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसने उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक पुरस्कार दिलाया। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है एक भारतीय कोर्ट रूम ड्रामा है जिसने अपने शक्तिशाली कथन और प्रभावशाली संवादों से दर्शकों को मोहित किया। ठीक है, उतनी चल नहीं पाई जितनी फैमिली मैन चली थी मनोज बाजपेयी की, लेकिन फिर भी जीत लिया इसने नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में जवान फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, यही हैं, और ये हैं शिल्पा राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सुनिधि चौहान
की तरह दिखती हैं लेकिन है नहीं। और गाने के बोल हैं चलिया। देखिए, शिल्पा राव को फिल्म जवान के गीत में उनके मनमोहक प्रदर्शन के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इनको। और गाने के बोल हैं इश्क में दिल बना है, मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है ओ। ठीक है, मैं ता चलिया तेरी ओर, सुना होगा आपने ये गाना। नंबर 56, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार किसने जीता यानी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का खिताब जीता है प्रशंतनु महापात्रा ने। और पिक्चर का नाम है द केरला स्टोरी। देखिए, प्रशंतनु महापात्रा एक प्रसिद्ध छायाकार हैं जो दृश्यों के माध्यम से कहानी कहने के सार को पकड़ने में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी, इंग्लिश में द केरला स्टोरी, ठीक है, में अपने काम के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार जीता। 57वां प्रश्न है, 2024 में वैश्विक विमानन बाजार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2024 में वैश्विक विमानन बाजार में भारत ने स्थान प्राप्त किया है 5वां। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारत ने 2024 में 241 बिलियन हवाई यात्रियों को संभाला जो विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। और यह 2023 की तुलना में 2023 में थे 211 मिलियन यात्री, इस बार 241 मिलियन हवाई यात्री। कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 11.1% की वृद्धि है। और भारत ने वैश्विक रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान ने ट्रैफिक संभाला 205 मिलियन यात्रियों का। ठीक है, ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत ने 2024 में जो है दबा के कार्बन एमिशन किया है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब यह केवल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और स्पेन से पीछे है। ठीक है, यानी इनसे आगे निकलना है तो फिर और कार्बन एमिशन करना पड़ेगा भारत को। ठीक है, जो आवश्यक है पृथ्वी पर ग्लेशियर के पिघलने के लिए, CO2 की सांद्रता एनवायरनमेंट में और बढ़ जाने के लिए, ठीक है, और बादल फटने के लिए, क्लाइमेट बिगड़ जाने के लिए, बाढ़ आने के लिए, जंगलों में आग लगने के लिए। चलिए, 58वां प्रश्न है, 5 अगस्त 2025 को पूर्व जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जम्मू और कश्मीर के अलावा उन्होंने किन अन्य राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। देखिए, इनका निधन हो गया अभी अगस्त में, 5 अगस्त को। 79 वर्ष की आयु में ये राज्यपाल थे गोवा के, बिहार के, ठीक है, गोवा के, बिहार के, गोवा के, बिहार के, नहीं थे तो त्रिपुरा के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, गुजरात के, पंजाब के, मेघालय के थे। तो बिहार, मेघालय, गोवा और जम्मू कश्मीर, बी है इसका आंसर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1970 के दशक में भारतीय क्रांति दल के तहत चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में शुरू किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए बागपत से 1974 में चुने गए ये। ठीक है, यूपी के जितने भी एग्जाम है इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कब चुने गए थे? तो बागपत से चुने गए थे 1974 में। और लोक दल के महासचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर रहे सत्यपाल मलिक। राज्यसभा में 2 कार्यकाल रहे उनके, पहला 1980 में और दूसरा जो है दूसरा कार्यकाल 1989 में, 1989 में कांग्रेस संवाद के रूप में, कांग्रेस सांसद के रूप में, सॉरी। बाकी जम्मू और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में वे अगस्त 2018 में नियुक्त हुए। गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी काम किया उन्होंने। इतना याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं बनेगा।
59वां प्रश्न है, किस कंपनी को पैन 2.0 परियोजना को लागू करने के लिए चुना गया है? ठीक है, पैन ये वही पैन है, पैन कार्ड वाला जो सभी के पास है आजकल। और इसका उत्तर है LTI माइंड ट्री। ठीक है, टार्स लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी है ये, LTI माइंड ट्री। सी है इसका आंसर। देखिए, LTI माइंड ट्री लिमिटेड एक लार्सन्स एंड टुब्रो की सहायक कंपनी है, पैन 2.0 परियोजना को क्रियान्वित करेगी ये। उद्देश्य क्या है? पैन 2.0 का मुख्य उद्देश्य है पैन और टैन सेवाओं के लिए एक एकीकृत कागज रहित और पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली बनाना, जिससे करदाताओं को एक सहज, सुरक्षित और बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके। आसान भाषा में इसका औद्योगिकरण करना है। देखिए, पैन यानी स्थायी खाता संख्या जो है एक 10 अंकीय अल्फ़ा न्यूमेरिकल आईडी है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं उसमें और नंबर भी होते हैं उसमें। 10 अंकों की होती है, याद रखना है इसको। जो वित्तीय लेन देन को जोड़ने के लिए है। पैन करों का भुगतान करने, बैंकिंग, संपत्ति की खरीद और निवेश के लिए आवश्यक है। ठीक है, कहते नहीं KYC कराओ तो आधार और पैन देना पड़ता है, बिना उसके बैंक अकाउंट आजकल नहीं चल पाता, ना खुल पाता। ठीक है, खुल भी गया, ओपन भी हो गया तो 15-20 दिन में या मंथ में जो है KYC करानी पड़ती है, मतलब पैन उसमें अटैच करना पड़ता है, आधार नंबर भी देना पड़ता है। एक टैन है, टैन का उपयोग कर कटौती या संग्रहकर्ताओं द्वारा TDS और TCS पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। टैन यानी कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, और पैन परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या। ये पैन 2.0 जो है दक्षता, निगरानी और करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी में सुधार करेगा। 60वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम है क्या? और इन्होंने स्थान लिया है मनोज कुमार सिंह का। ठीक है, और ये कौन है? ये हैं शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल एक 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं ये। वे इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने इस शीर्ष प्रशासनिक पद पर स्थान ग्रहण किया है, मनोज कुमार सिंह का। 61वां प्रश्न है, भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए शुरू की गई है मुंबई, महाराष्ट्र में, सॉरी, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, ये AIFF और फीफा के सहयोग से, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की है। यह गाचीबोबली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और यह अकादमी जो है फीफा की टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना। इसमें शिक्षा, पोषण, चिकित्सा देखभाल और मानसिक कल्याण कार्यक्रम शामिल है। 62वां प्रश्न है, NMPV औषधीय पौधों के संरक्षण और जागरूकता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड यानी ये जो NMPV है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? NMPV काम करता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय औषधि पौधे बोर्ड ने 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में यह पहल निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए NRI प्रेषण प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्या है? IDFC रेमिट नाउ या NRI ट्रांसफ़र इंडिया या रेमिट फर्स्ट टू इंडिया या इंडिया रेमिट एक्सप्रेस?
IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए NRI प्रेषण प्लेटफॉर्म का नाम है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। टू यहाँ पर ये वाला टू है, लेकिन इसका मतलब ये टू वाला यानी के लिए है। तो सी है इसका आंसर। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया एक नया डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह गैर निवासी भारतीयों यानी NRI को सुरक्षित और तेजी से भारत में धन भेजने के लिए है। यह शून्य ट्रांसफर शुल्क और लाइव लेन देन ट्रैकिंग प्रदान करता है। नंबर 64 है, भारत ने विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में रैकेटलान चैलेंजर कप जीता। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? देखिए, भारत ने विक्रमादित्य चौफला यही है, इनके नेतृत्व में रैकेटलान चैलेंजर कप जीता है और टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने हराया है डेनमार्क को। सी है इसका आंसर। तो भारत ने विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में रैकेटलान विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप जीता। भारत ने खिताब जीतने के लिए रोमांचक फाइनल में डेनमार्क को हराया। इससे पहले भारत ने कई मुकाबले में अमेरिका को क्वार्टर फाइनल में हराया और जर्मनी को सेमीफाइनल में हराया और फाइनल में हरा दिया किसको? डेनमार्क को, और जीत लिया। ठीक है, रैकेटलान विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप 2025। और विक्रमादित्य चोपड़ा की बात करें तो एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो अब रैकेटलान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या है ये रैकेटलान खेल? देखिए, रैकेटलान एक मिश्रित खेल है जिसमें प्रतियोगियों को 4 अलग अलग रैकेट खेल जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश खेलने होते हैं। प्रत्येक खेल एक अलग चरण के रूप में आयोजित किया जाता है और खिलाड़ी की समग्र रैंकिंग सभी 4 खेलों में उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। क्लियर? जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? पुष्कर सिंह धामी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। क्योंकि नेशनल गेम्स हैं, 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुए जनवरी 2025 में। ये गलत कैसे लिख दिया भाई यहाँ पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपकी जगह हमने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखिएगा। देखिए, जनवरी 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ? जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ये भी है इसका आंसर। खो खो विश्व कप 2025 तारीख है इसकी 13 से 19 जनवरी 2025 और नई दिल्ली में कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के अनुसार सुमेलित कीजिए। चलिए, तो प्रवीण कुमार, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, पहले तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट, इनके नाम ही इंपॉर्टेंट। अब ये कौन कौन से खेल खेलते हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डी गुकेश सभी को पता होगा शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और मनु भाकर निशानेबाजी। ए का 4, डी का 3, ए का 4, बी का 3, जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की सूची। इसको 2021 से पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। डी गुकेश शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। 68वां प्रश्न है, 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? इकाना स्टेडियम लखनऊ यानी भारत में और अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोजा कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया बीजेपी ने। और सी वाला ऑप्शन है निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम चीन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम चाइना।
देखिए 2025 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो 8 से 13 अप्रैल 2025 तक निंगबो चीन के निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में आयोजित हुआ। इसका कुल पुरस्कार कितना था? 5 लाख अमेरिकी डॉलर था। 5 लाख अमेरिकी डॉलर में इंडियन रुपीज लगभग हो जाते हैं 4 करोड़ 37 लाख। कौन सी कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? इनमें से इच्छा से मुंह फेर कर, जब तक मैं आई बाहर, दिन के दुख अलग थे, एक दिन लौटेगी लड़की। गगन गिल का अगर नाम आपको याद आ रहा हो तो गगन गिल की एक कृति है जब तक मैं आई बाहर। इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से हिंदी भाषा के लिए कवयित्री गगन गिल को सम्मानित किया गया है। उनकी रचना का नाम है जब तक मैं आई बाहर। 70वां प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है? इसका उत्तर है बारहवीं फेल, ऑप्शन नंबर बी। तो 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से संबंधित 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 69वां फिल्म फेयर था और 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारहवीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विदु विनोद चोपड़ा बारहवीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम याद रखिएगा रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। याद रहेगा। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। 71वां प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कितने देशों को शामिल किया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 151। कितने में से है ये? 180 में से। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत 151वें स्थान पर है जो पिछले वर्ष 159वें स्थान पर था, यानी 8 पायदान की स्थिति सुधरी है भारत की। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रकाशित करता है और यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंताओं जैसे कि हिंसा, राजद्रोह, कानूनों का दुरुपयोग और सेंसरशिप को उजागर करता है। 180 देशों में 151वां स्थान है। बताइए, खत्म कहानी है एकदम। 72वां प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से ही 2025 में भारत की रैंकिंग और स्कोर को पहचानिए। तो भारत की रैंकिंग है 151 और स्कोर है भारत का 32.96। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कुल देश शामिल थे इसमें 180 देशों में भारत का स्थान 151वां है। पिछले वर्ष था 159वां। भारत का स्कोर है 32.96 का। ठीक है, जो कि अभी भी निचले स्तर पर है ही निचले स्तर पर। 180 में से 151 भी रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, दूसरा एस्टोनिया है, तीसरा नीदरलैंड है और 180वां है इरिट्रिया। ठीक है, इसकी तो पूरी तरह से ख़त्म कहानी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान जो है वो है नॉर्वे का 1 रैंक, एस्टोनिया का 2 रैंक, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रैंक 3 और इरिट्रिया 180। ख़त्म कहानी। और भारत दयनीय स्थिति 151वें रैंक। 74वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 43वां। उससे पहले था 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 संस्करण है ये 13वां। भारत का स्थान 43वां। शीर्ष स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान फ्रांस। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारत का स्थान 118वां, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सबसे दुखी देश अफगानिस्तान, शामिल किए गए देश 177।
देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां है। 147 देशों में 118वां स्थान है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, 8 सालों से है लगातार। और सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। गलत कौन सा हो गया फिर? डी वाला। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में 147 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। तो 147 होना चाहिए, ना कि 177। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। 76वां प्रश्न है, अब ये रिसेंट की करंट अफेयर से 1-2 दिन पहले ही है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता? किसने जीता? कपिल बैंसला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, हरियाणा के पलवल के निवासी हैं ये कपिल बैंसला। इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। क्या खेलते हैं ये? 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल करके हरियाणा और पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया, यानी स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुष जूनियर फाइनल में। अगला प्रश्न है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ आयोजित हुई है? ये भारत में तो हुई नहीं, तो दिल्ली को हटा दीजिए। चीन में नहीं हुई, बीजिंग हटा दीजिए। अमेरिका में नहीं हुई, न्यूयॉर्क हटा दीजिए। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई है बुल्गारिया के सोमोकोव में। सी है इसका आंसर। देखिए, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 सोमोकोव बुल्गारिया में आयोजित हुई। भारतीय पहलवानों ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक जीते। कितने? कुल 9 पदक। इनमें से 2 स्वर्ण थे, 4 रजत थे और 3 कांस्य पदक थे। तपस्या गहलावत ने महिलाओं के 72 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ये जो 2 है ना स्वर्ण, इनमें से एक नाम क्या है? तपस्या गहलावत, सॉरी। ठीक है, 72 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्वर्ण ये लेके आई हैं। और काजल लेके आई हैं दूसरा। ठीक है, काजल ने महिलाओं के 77 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। और भारत ने 2024 के संस्करण की तुलना में जो है बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले 7 जीते थे, 1 स्वर्ण था, 1 रजत था, 5 कांस्य थे और अब जीते हैं जो है 9। देखिए, थोड़ा सही कर लीजिए। ये 72 किलोग्राम भार वर्ग है काजल, और ये 52 किलोग्राम भार वर्ग है तपस्या गहलावत। ये हर किसी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 78वां प्रश्न क्या है, किस महिला तीरंदाज ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-21 महिला कंपाउंड का खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया? देखिए, दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। अंडर-21 महिला कंपाउंड में चिकिथा तानीपर्थी ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, और सरवरी सेंडे ने भी जीता है। अगला प्रश्न आएगा वो, उन्होंने अंडर-18 में जीता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-21 महिला कंपाउंड का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली महिला का नाम क्या है? चिकिथा तानीपर्थी। बी है इसका आंसर। ये भी अभी रिसेंट की न्यूज़ है। देखिए, भारतीय तीरंदाज चिकिथा तानीपर्थी ने कनाडा के विनिपेग में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-21 महिला कंपाउंड का खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, यानी स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि किस महिला तीरंदाज ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर-18 महिला रिकर्व का खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया?
तो एक ने अंडर 18 महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता, दूसरी ने अंडर 21 महिला कंपाउंड में जीता है। तो अंडर 18 में जीतने वाली महिला का नाम क्या है? सरवरी सेंडे। और 21 में जीतने वाली का नाम क्या है भार वर्ग में? चिकिथा तानीपर्थी। ठीक है, अंडर 21 है, एक अंडर 18 है। अंडर 21 चिकिता तानीपर्थी और सरवरी सेंडे 18। सरवरी सेंडे ने कनाडा के विनिपेग में अंडर 18 महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में भारत का अभियान समाप्त किया। तो 2 स्वर्ण जीत लिए इन्होंने। 80वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। अभी 20 बचेंगे, फिर 100 हो जाएंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के बारे में सही कथन है। इसका शुभारंभ पर्यावरण मंत्री द्वारा वर्ष 2024 में किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना। देखिए दूसरा वाला तो सही है, यहाँ पर पहला वाले में गलती हो गई, क्योंकि इसका शुभारंभ पहली बात तो प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, और वर्ष 2023 है, यहाँ पर 24 नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखने का। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक हटा दीजिए, चूँकि दूसरा वाला भी सही है तो बी हो जाएगा इसका आंसर। चूँकि दूसरा वाला ही सही है तो डी भी कट जाएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को भारत में मुख्यालय के साथ एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधिक इकाई बन गया है। इसका जो हेडक्वार्टर भारत में बनेगा वो नई दिल्ली में बनेगा। अच्छा, क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, है क्या ये? परिचय इसका देखें तो IBCA का शुभारंभ यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न कि पर्यावरण मंत्री ने, वर्ष 2023 में, कब? वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था, और फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका औपचारिक अनुमोदन किया गया था। कार्यान्वयन की बात करें तो IBCA की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? इस पहल का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ जिसको स्नो लेपर्ड बोलते हैं, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। इन सभी का संरक्षण करना है। 7 बड़ी बिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में बिग कैट, अंग्रेजी में बिग कैट, हिंदी में 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियाँ, बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों को संरक्षण देना है। अब इनमें से 5 जो हैं वो भारत में मिलती हैं। 1 2 3 4 5, ये पाँचों की पाँचों भारत में है, लेकिन जगुआर और प्यूमा नहीं है भारत में। तो ये 80 प्रश्न हो गए हैं, यानी 30 प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस की है। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी यूट्यूब से जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। धन्यवाद।